आज की वीडियो में हमने बहुत महत्वपूर्ण विषय लिया हुआ है तंत्र विद्या से रोग पैदा करना, रोग का निवारण करना। क्या ये पूरा विज्ञान है, इसको समझने की कोशिश इसमें करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने कहा था पहले भी वीडियो में कि तंत्र विद्या के जरिए, तांत्रिक प्रयोगों के जरिए कोई भी रोग को पैदा किया जा सकता है शरीर में। और तंत्र विद्या के जरिए इसका जो निवारण होता है उसमें औषधियों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपके शरीर में कोई रोग पैदा कर दिया गया तंत्र विद्या के जरिए और उसका जो है तंत्र विद्या काट दी गई तो खाली वो तंत्र विद्या काटने से ठीक हो जाएगा। औषधि नहीं लेनी पड़ेगी, औषधि आपको लेनी पड़ेगी। और इसको ऐसे ही समझें कि आपके शरीर में मैंने चाकू मार दिया तो चाकू निकालने वाला कोई मिल गया, चाकू उसने निकाल दिया। अब ये बात चाकू की जहाँ तक थी वो तंत्र विद्या तक सीमित है, लेकिन चाकू निकालने के बाद जो उसके अंदर घाव रह जाएगा, इंजरी रह जाएगी, उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि चाकू मारने की क्रिया में कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शामिल नहीं था। तो ऐसे ही तंत्र विद्या की क्रिया करने में और उसको काट देने के बाद उसको ठीक होने में औषधियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये इसका जो है विज्ञान है कि जो खटकर्मों के तहत इसमें जो है तंत्र विद्या में रोगनाशक कर्मों के तहत ऐसे रोग जो ठीक होने लायक हों, मतलब समझ लीजिए आप कि असाध्य ना हो, मेडिकली ऐसे ना डिक्लेयर किए गए हों। जैसे कैंसर है कि वो अब स्टेज 4 में है तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, उसको तंत्र विद्या काटने के बाद भी वो आपको ले जाएगा। लेकिन कैंसर अगर है कि स्टेज 1 है, 2 है, 3 है और तंत्र विद्या जनित है तो तंत्र विद्या काटने के बाद मरीज़ पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, उसको औषधियाँ काम करने लगेंगी। अब कैसे इसमें क्या होता है तंत्र विद्या का और रोग का, कि मैंने बताया था कि जो है पहले जो है जादू या तंत्र विद्या के जरिए रोग पैदा किए जाते हैं शरीर में, और ये किसी भी प्रकार के रोग को पैदा किया जा सकता है इसके जरिए। दो तरीके से इसमें कार्य किए जाते हैं। एक तो मारण के प्रयोगों के तहत आते हैं, जो एक्यूट कंडीशन होती है, जैसे हार्ट अटैक हो जाना, आदमी का मर जाना, लकवा मार जाना, जल्दी से एक्सीडेंट हो जाना, आपका पूरी तरीके से स्मृति चले जाना, पागल हो जाना, इस तरीके की एक्यूट कंडीशन होगी जिसमें एकदम से आदमी इधर काम हुआ कुछ दिन के अंदर वो बुरी से बुरी हालत में पहुंच जाता है। दूसरा एक क्रॉनिक नेचर की तंत्र विद्या होती है जिसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, जिसको बोलते हैं बीमारी अजारी का अमल इस्लामिक तरीके में। इसमें जो है आपको बिस्तर पकड़ा दिया जाएगा धीरे धीरे करके और रोग ठीक नहीं होता। जैसे आपको मान लीजिए सिंपल सर्दी जुकाम हुआ तो वो निमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है या अस्थमा में कन्वर्ट हो जाता है। धीरे धीरे करके आपकी सांस की नली, फ्रीक्वेंट सर्दी जुकाम होंगे, सांस की नली आपकी धीरे धीरे करके ब्लॉक होने लगेगी या लंग्स पे कैपेसिटी पे जो है कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। डायबिटिक हो सकते हैं, धीरे धीरे करके जॉइंट पेन हो सकते हैं, क्रॉनिक नेचर का हो जाएगा। मतलब चलते फिरते रहोगे आप, अपना सब काम करते रहोगे लेकिन डॉक्टर से आपका पीछा नहीं छूटेगा। तो जो लोग डॉक्टर से पीछा नहीं छूट रहा है, तमाम दवाइयाँ करने के बाद एक के बाद एक के बाद उनका जो है कुछ ना कुछ लगा हुआ, अस्पताल, दवाई, इलाज, जांच पड़ताल बंद नहीं हो रही, वो समझ जाएं कि वो तंत्र विद्या की चपेट में है। और इस तरफ जब तक आप जो है किसी योग्य व्यक्ति से अपना इलाज नहीं कराएंगे तब तक आपका पीछा नहीं छूटेगा। एक बीमारी ठीक होगी, दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, और ये क्रॉनिक नेचर की तंत्र विद्या की हुई है। अब जो है इसमें किस तरीके का जो एक्यूट कंडीशन होता है उसमें किस तरीके से तंत्र विद्या करते हैं, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में जो किया जाता है, एक मिर्गी की मसान होती है। मिर्गी की मसान अगर आपके ऊपर भेज दी गई तो आपको जो मिर्गी के दौरे होते हैं, फिट्स होते हैं, वो पड़ेंगे। उसकी दवा जो है जब तक चलेगी तब तक मरीज़ ठीक रहेगा, लेकिन जैसे दवा बंद होगी फिर उसको दौरा आने लगेगा। दवाई खाने के दौरान भी दौरा आ सकता है उसका। तो एक तो ये होता है। दूसरा, पैरालिसिस के लिए भी भेजी जाती हैं आसें कि वो जो है जा करके, मैंने बताया था कोई भी प्रेतात्मा आसेब जो चलती है तंत्र विद्या में वो 90 तरीके की शकल अख्तियार कर सकती है, ऐसा उर्दू में बोलते हैं। अपने वहाँ समझो कि जो है 90 तरीकों का शरीर वो धारण कर सकती है। तो वो छोटी से छोटी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ कुछ भी बन सकती हैं, समझ गए। और इसी तरीके से वो बड़ी से बड़ी आसेब बन सकती है, किसी भी जानवर का स्वरूप ले सकती है, मनुष्य के स्वरूप में आ सकती है। तो वो कुछ भी कर पाने में सक्षम है। बस हवा जहाँ जा सकती है वहाँ वो जा सकती है। जो जनरली लोग समझते हैं कि दीवार है तो दीवार के आर पार आत्माएं चली जाएंगी, ऐसा नहीं होता। जो उसको नाम ही है, गांव में लोग कहते थे हवा है, तो हवा से है क्या मतलब, जहाँ पे एयर जा सकती है वहाँ पे आत्माएं जा सकती हैं। तंत्र विद्या सूक्ष्म गति में चलने वाली कोई भी शक्ति अगर एयर नहीं है, एयर टाइट कोई भी चीज़ है तो उसमें नहीं जा सकती। इसलिए इस्लाम में जो है, जो इनके पैगंबर थे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, उन्होंने ये बताया था कि शाम के समय जब जो सूर्यास्त होने लगे तो घर के सभी दरवाजे, खिड़कियाँ एयर टाइट बंद कर दिए जाएँ और बर्तनों को खुला ना रखा जाए, उल्टा करके रखा जाए। उसका कंसेप्ट सिर्फ इतना था कि शाम के टाइम जब सनसेट होने लगता है तो ये आत्माएं अपने अपने घरों में घुसने के लिए ये घर घुसती हैं। इनका टाइम उसी समय से, इनकी जो है, जैसे यहाँ पे हमारा सूर्यास्त सूर्योदय से शुरू होता है तो इनका समय जो है सूर्यास्त से शुरू होता है, उसी समय ये सक्रिय होते हैं और घरों में घुसने की कोशिश करते हैं, जहाँ फिर अपने ये खाना पानी मौज मस्ती इनका चले। और जैसे ही
सुबह हो रही होती है तो उसके पहले ही ये अपना निकलने का खोजते हैं जुगाड़। तो ये जनरल कंसेप्ट इसका है, इसीलिए इसको ऐसे किया जाता था। तो एयर जहाँ होगी तो आपके नाक के रास्ते से सबसे ज़्यादा ये फ्रीक्वेंट है, मुंह के रास्ते से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर सुरक्षा कवच नहीं है आपके पास तो एक तो बात ये हो गई। अब इसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में इसके होने के साथ साथ फिर ये साइकेट्रिक डिजीज सबसे ज़्यादा जो तंत्र विद्या में कॉमन आप देखोगे, जिसको आप पागल कहते हो, ओसीडी कहते हो, सिजोफ्रेनिया कहते हो, ये सब तंत्र विद्या जनित रोग हैं। ये कोई वास्तविक मानसिक रोग तो कोई भी है वो रोग नहीं है, जब तक वो विशेष परिस्थितियों में पैदा ना हुआ हो किसी अन्य डिजीज के साइड इफेक्ट के रूप में। जैसे किसी का यूट्रस निकाल दिया गया तो वो कुछ ना कुछ साइकेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ऐसा होता है। दिमाग में केमिकल चेंजेस किसी और बीमारी की वजह से हो गए, डिमेंशिया हो रहा है, आपको भूल रहा है, या अल्जाइमर है, हाथ में ट्रेमरिंग हो रही, हाथ कांप रहा है, तो ये सब के प्रभाव से तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ साइकेट्रिक इशू हो जाएंगे। लेकिन जनरली जिसको हम साइकेट्री बोलते हैं, मेजर जो ओसीडी है या जो है ये आपका सिजोफ्रेनिया है या और मेडिकल कंडीशन है, पागल हो जाना, भूल जाना, दिमाग काम ना करना, ऐसा लगना कि सर के ऊपर कुछ भारी रखा हुआ है, बार बार हाथ धुलना, लकड़ी लोग कुछ लोग धो के जलाने लग जाते हैं, सफाई की सनक हो जाना, बिल्कुल हाथ पैर धुलना बार बार, ये सब जो है आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर कोई या तो तंत्र विद्या है या कोई सूक्ष्म जगत की शक्ति आई है। इस विषय को जब मैं उठा रहा हूँ तो इसमें दोनों चीज़ें कवर्ड हैं, या तो कोई सूक्ष्म जगत की शक्ति आपके ऊपर आ गई है जो आपसे ये सब करवा रही है, ये आपके ऊपर तंत्र विद्या है। दोनों में जो है कंसेप्ट यही है कि जो है निगेटिव एनर्जी को हटाना है, और अगर अमल डाला गया तो अमल को हटाया जाता है। तो ये हो गया न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है। तो आँख वगैरह की समस्या आसेब की वजह से हो सकती है, लेकिन उतना ज़्यादा ये कॉमन पार्लिमेंट्स में नहीं है। नाक कान गले की समस्या भी उतना ज़्यादा इसमें नहीं होती। फिर मेजर इसमें आता है बोन एंड जॉइंट। बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर जो होते हैं वो क्रॉनिक नेचर की तंत्र विद्या में किए जाते हैं। इसमें आपको रिमेटिक आर्थराइटिस, आर्थियो आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस और गाउट जो है गठिया, ये जो बीमारियाँ होती हैं ये पैदा कर दी जाती हैं। तो रिमेटिक में क्या होता है कि इसको जब आप दिखाने जाओगे डॉक्टर को तो वो बोल देंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसको ठीक नहीं कर सकता। आधुनिक चिकित्सा जो है इसको ठीक नहीं कर सकती, वो आपको जो है इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ दे देते हैं और जीवन भर चलता है। तो इसलिए रिमेटिक आर्थराइटिस में इलाज हमेशा जो है पंचकर्म चिकित्सा के जरिए करा जाता है। आयुर्वेद में चिकित्सा वही इसमें कारगर है, क्योंकि शरीर के अंदर टॉक्सिन डाला गया तो टॉक्सिन निकलेगा। और तंत्र विद्या का एंगल अगर आपको तांत्रिक ने डायग्नोसिस करी है तो उसको तंत्र विद्या काटना जरूरी है, तभी आयुर्वेदिक चिकित्सा आपको सूट करेगी। ऑस्टियो आर्थराइटिस में घुटने में गैप आ जाना, मेजर जॉइंट में बेड बीरिंग जॉइंट जो होते हैं वो अगर गैप आ जाता है तो उसको फिर जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा, एलोपैथिक चिकित्सा आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है तंत्र विद्या का निवारण आपका होना चाहिए। इसी तरीके से गाउट के केस में समझना चाहिए जो है यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ रहा है बार बार, तो तंत्र विद्या अगर है तो तंत्र विद्या का इलाज तो करिए ही करिए, बाकी उसमें एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों चिकित्सा कर सकते हैं। तो ये बोन एंड जॉइंट में होगा। और जिसमें दर्द रहना, नर्व में पेन रहना, न्यूरोपैथी इसका सबसे बड़ा कारण है। शिफ्टिंग पेन होना, जैसे आयुर्वेद में बताया गया कि 80 प्रकार के वात विकार हमारे वहाँ होते हैं, तो उसमें उसी में ये सब आता है। शिफ्टिंग पेन, कभी किसी जॉइंट में दर्द होना, कभी ये फिक्स नहीं रहता, जिसको कहते हैं कि वायु घूमती रहती है। अगर ऐसा आपका है कि दर्द जो है घूमती रहती है शरीर में, तो आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा में जाना चाहिए। किसी योग पंचकर्म चिकित्सक से पहले शोधन चिकित्सा करानी चाहिए तंत्र विद्या की काट के साथ साथ। तांत्रिक अगर स्पष्ट करता है कि आपको तंत्र विद्या है तो इसकी काट करके फिर इसमें आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा से आराम होगा, औषधियों से आराम होगा। जैसे रासना सक्त काढ़ा है, महारासनादि काढ़ा है, इसलिए रासना पंचक है, तो ये सब है। बाकी दुनिया भर के रस हैं उसमें, रस रसायन जो होते हैं, तो उससे अगर कोई योग्य व्यक्ति आपको मिल जाता है, जैसे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज होते हैं, तो वहाँ पे आपकी चिकित्सा इसमें बहुत आसानी से हो जाएगी, पूरी तरीके से आप ठीक हो जाएंगे। नहीं तो ज़िंदगी भर ये दवा चलती ही रहती है। उसके बाद जो है इसमें तंत्र विद्या के उसमें आता है लंग्स पे। लंग्स जो है अगर जैसे ट्यूबरकुलोसिस नहीं है और क्रॉनिक नेचर के लंग्स हैं, जैसे जिसको अस्थमा सबसे ज़्यादा होता है, क्रॉनिक काज या सीओपीडी के केसेस आते हैं, तो इसमें भी ध्यान देना चाहिए कि अगर तंत्र विद्या है तो ये ठीक नहीं होगा, आपका इलाज गलत हो जाएगा। आपको तंत्र विद्या के सभी मामलों में अगर तंत्र विद्या है और आपको रोग है तो आप सही डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाओगे। वो आसेब जो है हमेशा आपको घुमाती रहेगी। सही डॉक्टर मिल भी गया बाय डिफ़ॉल्ट तो आप उसको छोड़ के दूसरे गलत डॉक्टर को दिखाने लगोगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि आसेबें जो है इसमें गुमराह करती रहती हैं मरीज को। जो दवा फ़ायदा करेगी उसको आप 4 दिन खाओगे, छोड़ दोगे, कह दोगे नहीं। अपने मन से आप कभी एलोपैथिक खाने लगोगे, कभी आयुर्वेदिक खाने लगोगे, कभी होम्योपैथिक खाने लगोगे। इस तरीके से इनका काम होता है कि आपको सही इलाज आपको नहीं कराने देंगे। तो ये लंग्स के केस में होता है। इस तरीके की सीओपीडी के मामले या क्रॉनिक अस्थमा के मामले जो है इसमें आता है कि ऐसे मरीजों को हो जाता है जहाँ से परमानेंट बैठ जाती है और लंग की कैपेसिटी को जो है कंप्रोमाइज़ कर देती है। तो जब तक उसका निवारण नहीं होगा आप इसमें ठीक नहीं हो पाएंगे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहेगा। इसी तरीके से कार्डियोलॉजी में जो समस्या आती है उसमें बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि ब्लॉकेज नहीं है, कॉर्नरी आर्टरी सही है, उसके बावजूद भी मरीज़ को हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो हार्ट अटैक 2 कारणों से होते हैं मेडिकल साइंस में। एक तो जो है ब्लॉकेज की वजह से होते हैं,
दूसरा जो होता है शॉक से होते हैं। तो शॉक से होने वाले ज़्यादा हार्ट अटैक इसी श्रेणी में आते हैं कि अचानक से कुछ नहीं था, चलता फिरता आदमी था, उसके ऊपर तंत्र विद्या जो मारण का प्रयोग होता है बस वो उसमें ख़त्म हो गया। तो उसको कुछ ऐसा हुआ कि बस यही डॉक्टर आपसे कहेंगे कि शॉक लगा, लेकिन हुआ क्या कि उसके ऊपर तंत्र विद्या हुई, ख़त्म हो गया। और अगर आसेप को बिठाया गया है तो आसेप जो है ब्लॉक के रूप में, एक ब्लॉकेज के रूप में आ जाएगी, कॉर्नरी आर्टरी को ब्लॉक कर देगी, 2-3 जगह से कर देगी, मेजर को ब्लॉक कर सकती है, उसमें अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, और हार्ट अटैक हो जाएगा, क्योंकि ये 90 तरीके की जो है शक्ल अख्तियार कर सकती है। तो ये ब्लड क्लॉट जो है बनने में इसको कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो ये कार्डियक किसके कारण होते हैं, तो इसलिए तंत्र विद्या का इलाज करा करके इसमें बहुत सावधानी से देखना चाहिए कि किसी को अगर अचानक से सीने में दर्द हुआ हो, अचानक से ऐसा लग रहा हो कि आदमी बिल्कुल ठीक था और सीने में दर्द होने लगा, या बार बार ऐसा होता है, तो उसको ज़रूर से इसमें देखना चाहिए कि तंत्र विद्या का एंगल तो नहीं है, क्योंकि कोई आसेप अगर हमला करेगी तो फिर आपका हार्ट अटैक कराने की कोशिश करेगी। तो ये हो गया। उसके बाद आपका जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो है खिलाई हुई तंत्र विद्या सबसे ज़्यादा सक्रिय रहती है। किसी को अगर तंत्र विद्या खिला करके की गई, जो सबसे कठिन तंत्र विद्या होती है, जिसका इलाज भी सबसे जटिल होता है, और जिसको जो है करने से प्रभाव भी सबसे ज़्यादा होता है, कि अगर आपको खिला दिया गया, चाहे वशीकरण के हवाले से, चाहे आपकी तबाही बर्बादी के हवाले से, जब तक वो शरीर से निकलेगा नहीं तब तक आपको परेशानी रहेगी। और इसका इम्पैक्ट जो है पर्सनालिटी को चूँकि कवर कर लेता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान भी होता है। मेजर तंत्र विद्या यही है, खिलाई हुई सबसे जटिल होती हैं, तो ये पेट को बर्बाद कर देता है। तो ऐसे मरीजों में सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा कोलाइटिस का केस, बार बार टॉयलेट जाना उनका, या गैस्ट्राइटिस उनको रहती है, क्योंकि खिलाई हुई चीज़ है। और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जो कोलाइटिस से मिलती जुलती, अल्सरेटिव कोलाइटिस, और कोलन में ज़्यादा समस्या हो गई, फिर उसमें पाइल्स हो सकता है, पाइल्स ब्लीडिंग पाइल्स हो सकता है, एनल फिशर फिस्टुला, ये सब जो है एक एक करके इसमें डिजीज रहते हैं जो पैदा भी किए जाते हैं। एनल फिशर फिस्टुला वाला केस जो जगत गुरु शंकराचार्य के ऊपर जो तंत्र विद्या होती है उसमें सीधे सीधे वही किया गया था, डायरेक्ट इसके अमल होते हैं, इसको पैदा करने के होते हैं। तो उस तरीके से भी हो सकता है। और बाकी खिलाई हुई तंत्र विद्या से आपकी इंटेस्टाइन जो है, लार्ज और स्मॉल दोनों इंटेस्टाइन जो डिस्टर्ब हो जाती है, तो जब इसमें तंत्र विद्या जो खिलाई हुई है उसको पलीता या पानी के जरिए निकाला जाता है, तो उसके बाद फिर पेट को सही करने के लिए आपको आयुर्वेदिक औषधियों का इसमें जो है सेवन करना चाहिए। इसमें एलोपैथिक चिकित्सा काम नहीं करती है, लंबे समय में इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे तकरा रिस्ट है, तकरा रिस्ट का प्रयोग करने से पेट आपका चाहे जितना बिगड़ चुका हो सही हो जाएगा। एक्यूट कंडीशन में जो है कुटजा रिस्ट ले सकते हैं, जिसको बार बार टॉयलेट जाने की समस्या है, बेल का चूरन है, और भी दवाइयाँ इस तरह बेल से बने जो अनुपान होते हैं वो इसमें आते हैं। बाकी लीवर वगैरह के लिए अलग से दवाइयाँ होती हैं, तो वो आपको आयुर्वेदिक किसी अच्छे चिकित्सक से करें। बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है तो जो है इसमें आपका फिर वही पंचकर्म चिकित्सा इसमें भी करनी होती है, पेट से टॉक्सिन निकालने के लिए। तो ये एक जो है इसमें मेजर होता है। फिर उसके बाद इनफर्टिलिटी आता है, तंत्र विद्या के जरिए किसी भी प्रकार की इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी दोनों पैदा करी जा सकती हैं। यानी आपकी जो है शादीशुदा ज़िंदगी के चाहे जितने जो है मेडिकल रिपोर्ट में कुछ ना निकल रहा चाहे जितने साल हो चुके हैं, लेकिन बच्चे आपके नहीं होंगे, क्योंकि उसमें बंदिश का प्रयोग होता है, संतान की बंदिश उसमें करी जाती है। तो चाहे हस्बैंड के ऊपर उसका स्पर्म काउंट गड़बड़ा जाएगा, या सेमिनल एनालिसिस में हमेशा जो है वॉल्यूम कम आएगा उसका सीमेन का, या जो है उसका स्त्री के शरीर में आप देखेंगे तो उसको एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के डिसबैलेंस हो जाएंगे हार्मोन में, दोनों में से कोई ना कोई समस्या रहेगी। और अगर ये दोनों चीज़ें भी जो है नॉर्मल आती हैं, कुछ भी नहीं रिपोर्ट में, तो कोखबंदिश का अमल हो जाएगा सीधे सीधे, कि कोख उसकी बांध जाएगी, मतलब वो कभी कंसीव नहीं कर पाएगी। तो ये तीनों कारण होते हैं। अगर पुरुष के किया जाएगा तो इनफर्टिलिटी इम्पोटेंसी उसके ऊपर है, स्त्री के ऊपर करेंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस उसको हो सकता है, थायराइड हो सकता है, या जो है कंसीव नहीं करेगा, रुकेगा नहीं वो चीज़, उसमें इतनी हीट डाल दी जाएगी जो है इसके अंदर। और या गर्भ गिरने की समस्या होती है, जिससे जो है ये आपका कच्चा कलवा जो है उसके ज़रिए भेज करके करते हैं कि अगर वो प्रेगनेंसी हो भी गई तो रुक जाएगी, हमल गिराने का अमल जिसको बोलते हैं। तो ये समस्या इसमें आती है। तो इसका भी प्रॉपर निराकरण अगर आपका नहीं हो तो खाली दवाइयों से आप इसमें नहीं ठीक हो पाएंगे। इस तरीके की चिकित्सा में चाहे सालों साल आपके बीत जाए, पूरी उम्र के बीत जाए, बहुत सारे लोग ऐसे निसंतान दंपत्ति के रूप में रह सकते हैं। तो ये जो है मेजर चीज़ें हैं जो मेडिकल साइंस में जो है कनेक्टेड हैं इसमें तंत्र विद्या के जरिए। और बाकी छोटे छोटे तो बहुत सारे कुछ रहते हैं इसमें, कि किसी के बाल झड़ने लगना है अचानक से, अगर आसे भी कोई गलत अमल कर लो तब भी आपके बाल झड़ने लग जाएंगे। या स्किन डिजीज इसमें होती है, स्किन डिजीज में वाइट स्पॉट ल्यूकोडर्मा जो होता है उसका भी पहले अगर है तो तांत्रिक कारण देखना चाहिए, नहीं तो अगर ल्यूकोडर्मा है तंत्र कारणों से तो दवा से ठीक नहीं होगा और बढ़ सकता है बाल झड़ जाना। या और स्किन में सोरियासिस है, स्किन डिजीज इसमें हो सकती है। और फीमेल स्पेसिफिक डिजीज भी होती है, जैसे फीमेल का इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन जो है, डिस्मेनोरिया, पेन होना लोअर एब्डोमेन में, जितने भी मेंस्ट्रुअल कॉम्प्लिकेशन होते हैं सारे इसमें आते हैं। शरीर में होने वाला किसी प्रकार का ट्यूमर वो जो है इसके ज़रिए जो है
मेजर जो है उसमें पैदा किया जाता है, चाहे वो कैंसरस हो चाहे नॉन कैंसरस हो। तो ये भी इसके ज़रिए करा जा सकता है तंत्र विद्या के ज़रिए। तो ये इसका पूरा विज्ञान है कि आप जो है अगर किसी इस तरीके की घटना घटे जो चाहे क्रॉनिक नेचर की हो, डॉक्टर से पीछा ना छोड़ रहा हो, या ऐसी कोई आपको पॉसिबिलिटी ना लग रही हो कि ये होना चाहिए और ये अचानक से हो गया, तो एक बार किसी तांत्रिक से इसका डायग्नोसिस ज़रूर कराएं कि आपके जो है बीमारी में तंत्र विद्या का एंगल है कि नहीं। अगर है तो तंत्र विद्या की पूरी काट हो जाएगी, तो आपको सही डॉक्टर मिल जाएगा, सही इलाज हो जाएगा और रिकरेंस नहीं होगा। नहीं तो अगर तंत्र विद्या का एंगल है तो मान लीजिए आपको कोई भी डिजीज हुई, जैसे एनल फिशर है, फिस्टुला है, पाइल्स है, या कुछ भी है, तो उसका आपने ट्रीटमेंट करा भी लिया, सर्जरी करा भी लिया, तो उसमें रिकरेंस हो जाएगा उसमें। जैसे किडनी स्टोन है तो बार बार होने लगेगा, आपको रिकरेंस होना उसमें जारी रहेगा आपका। तो इसलिए जो है इसमें प्रॉपर चिकित्सा आपको करानी चाहिए। और आपको इस तरीके किसी समस्या से ग्रसित हैं तो हमारे वहाँ मैंने बताया कि कुछ भी जेन्युइन क्वेश्चन पूछने के लिए आप अपना नाम, अपनी माँ का नाम, सिटी ऑफ रेजिडेंस भेज सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर भेजें, इसमें कमेंट में लिख करके ना भेजें। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ चैनल के डिस्क्रिप्शन में, खोलेंगे लिंक तो आपको मिल जाएगा। वैसे हम इसमें भी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, क्योंकि जो इसमें कमेंट होते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो आपकी निजी जानकारी उसमें साझा नहीं करी जा सकती है, तो बहुत लोग इस तरीके से भेजते हैं। तो वो ये ध्यान रखें कि व्हाट्सअप पे आपकी पर्सनल डिटेल हमेशा व्हाट्सअप पे ही शेयर करी जाती है। बाकी हमारे वहाँ किसी भी प्रकार का कोई आपको इलाज उपाय इसके लिए ना तो बाध्य किया जाता है, और ना हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे वहाँ से ये सब कराओ। आपकी जो समस्या है वो उसका समाधान बताना हमारे वहाँ से फ्री ऑफ कास्ट है, और कहाँ से इलाज करना है ये आपको तय करना है। और ना यहाँ कोई चमत्कार का दावा, जैसे आप देख रहे हो दुनिया भर के गद्दी दरबार ये सब चल रहे हैं, ये सब अपने अंजाम को पहुँचेंगे, क्योंकि पहले भी जो घटनाएं घट चुकी हैं पिछले 20-25 सालों में हिंदुस्तान में कितने बाबा लोग आए, कितने बाबा लोग गए, जिनके लिए बैंकों में लाइन लगती थी। तो वो क्रम जारी रहेगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जनता ही गलत है जो रातों रात चमत्कार चाहती है। जो होता नहीं वो हो नहीं सकता। अब आपको कोई घुटने बदल दे रहा है, कोई रीढ़ की हड्डी बदल दे रहा है, कोई चलते फिरते जो ये निकाल दिया वो बैठा दिया, तो वो आप टीवी पे देखते हो, आप खुद समझदार हो। जो हो सकता है भारतीय तंत्र विद्या आयुर्वेदिक चिकित्सा के साथ जो है पूरी तरीके से सामंजस्य बिठा करके ही काम करती है कि तंत्र विद्या आपकी हटा दी जाएगी, लेकिन रोग के लिए आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा जो है करनी पड़ेगी। दोनों मिला के आप चलेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। और रातों रात चमत्कार कोई सोचता है कि बाबा ने छू दिया और ठीक हो गए, और पानी पी लिया ठीक हो गए, वो सब होने वाला नहीं है। इसमें आप भटकेंगे तो फिर लाखों रुपए फूंक करके लोग यूट्यूब पे आते हैं, और वो एक दो की बात सुनी जाती है, बाकी दबा दिया जाता है। क्योंकि ये सब धंधा जो करते हैं वो इतने मजबूत होते हैं, उनके वहाँ 50 बाउंसर खड़े रहते हैं, बड़े बड़े राजनेताओं से उनके संपर्क रहते हैं, तो आप उनसे निपट पाने की आपके सामर्थ्य नहीं है। तो जो वहाँ गया वो डूब करके आया, तो उससे खैर हमें कोई लेना देना नहीं है। जो लोग जेन्युइन कहीं फंसे हुए हैं तो उनकी सहायता करी जा सकती है इसमें। आज के लिए इतना ही। हरिओम।